हेलो एवरीवन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग अगला कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें भी जो सवाल है उसके अलावा भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं, उनका एडजस्टमेंट किया जाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। तो देखते हैं पहले सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इस बैलेंस शीट में है इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर होल्डर्स फंड में है शेयर कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे जो 2021 वाला ये कॉलम है, 2022 वाला ये कॉलम, मतलब प्रीवियस ईयर का ये कॉलम है और करंट ईयर का ये कॉलम है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल शुरू में था 60,000 60,000, जो कि बाद में हो गया 70,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 8,000 से हो गया 44,000। इसी में प्रॉफिट अपना निकालना है ना। इसी में प्रॉफिट का भी जो बैलेंस है वो है वो निकालना है प्रॉफिट हमें। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिबेंचर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, वो 42,000 था पहले, अब वो हो गया 50,000। और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल जो 17,000 था अब हो गया 25,000। और लायबिलिटी एसेट साइड में जो है फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स है वो शुरू में था 64,000 का, अब वो 82,000 का हो गया। और इनटेंजिबल एसेट भी है यहाँ पे, वो है गुडविल, वो पहले 20,000 था 20,000, अब वो 16,000 हो गया। और नन करंट इन्वेस्टमेंट जो पहले 6,000 था 6,000 था, अब 16,000 हो गया। और करंट एसेट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो 20,000 शुरू में था, अब हो गया 18,000। और इन्वेंट्रीज जो शुरू में 12,000 था अब हो गया 49,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो 5,000 था पहले, अब हो गया वो 8,000। ये है सवाल, ये बैलेंस शीट है। और जो एडजस्टमेंट्स हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स। जो टेंजिबल एसेट्स है उस पर जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो हुआ है 8,000 रुपए का। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4,200 पे किया गया। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नन करंट इन्वेस्टमेंट था, उस पर जो इंटरेस्ट मिला है कितना मिला है? 600 रुपया। ठीक है, तो बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां पे लिख देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, जिस फर्म का है वो नाम लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल के लिए बना रहे हैं वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2022 के लिए है तो 31 मार्च 2022। अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट चाहिए। तो नेट प्रॉफिट कहां से मिल जाएगा? यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में ही प्रॉफिट भी रहता है, इसी हेड में प्रॉफिट को रखा जाता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस कितना है? शुरू में 8,000 था, ये अब हो गया 44,000। ठीक है, तो 8,000 से बढ़कर 44,000 हो गया। तो करंट ईयर में कितना प्रॉफिट किया है, इसका डिफरेंस जो होगा वही है प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्या इसका डिफरेंस ले लेते हैं? 44,000 माइनस 8,000 कितना? 36,000, 36,000। ये है हमारा नेट प्रॉफिट। और इसके साथ क्या करते हैं? नन कैश और नन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं कि नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इसके साथ जोड़ देते हैं इस नेट प्रॉफिट के साथ, और नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम को इस प्रॉफिट से घटा देते हैं। तो पहले नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है जिसे कि जोड़ना है? तो भाई सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट कितना है? डेप्रिसिएशन ये कितना है? 8,000। इसे जोड़ेंगे। और क्या है? यहां पे गुडविल है जो शुरू में था 20,000, अब हो गया 16,000। तो गुडविल राइट ऑफ हुआ है, यहां पे लिख देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। कितना? तो ये राइट ऑफ हुआ है 20,000 से, अब हो गया 16,000, तो 4,000 राइट ऑफ हुआ है। और इसके अलावा इंटरेस्ट पे किया गया डिवेंचर पे, तो इसे भी जोड़ेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर
कितना है 4200, ठीक है। तो ये सारा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ दिया गया, ठीक है। 8 4 12 4 16,200 जिससे कि जोड़ा जाएगा, तो हो गया कितना ये 200 और 6 6 12 3 1 4 1 5 52,200। और अगर कोई नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो कि है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसे घटाएंगे, लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, है ना, कितना 600 रुपये, इसे घटा दिया जाएगा। अब कितना आ गया ये, तो 12 में 6 गया 6, 51,600, ये आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिफोर वर्किंग कैपिटल, WC, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें क्या करना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना है। तो क्या कर रहा है, करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो उसे जोड़ेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो उसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो घटाएंगे। तो देख लेते हैं भाई, करंट लायबिलिटी देख लेते हैं पहले। ये ट्रेड पेबल है, ये 17 से 25 हो गया। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो उसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। एड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना इंक्रीज किया, 17,000 से 25,000 हो गया, 8 होगा, ये जोड़ा जाएगा। और करंट लायबिलिटी कुछ नहीं। अब करंट एसेट्स में क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, इन्वेंट्री है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को भी नहीं लेंगे, वो कैश इक्विवेलेंट में आता है, उसको लास्ट में एडजस्ट किया जाएगा। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग जोड़ते हैं तो क्लोजिंग आता है, उसी के साथ मार्केटेबल सिक्योरिटी का भी ओपनिंग जोड़ लेंगे, जिससे कि क्लोजिंग टोटल हमारा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्वेंट्री का काम करेंगे। इन्वेंट्री हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो करंट एसेट बढ़ता है तो इसे घटाते हैं, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना, तो इन्वेंट्री इंक्रीज किया 12,000 से हो गया ये 49,000, मतलब कितना 37,000 से ये बढ़ गया, इसे घटाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट करके कितना आ रहा है, 37,000 माइनस में 8,000 प्लस में, तो कितना हो गया 29,000, ये माइनस में रहेगा 29,000। इससे इसके साथ घटाएंगे तो हमारा निकल कर कितना आ रहा है 600, फिर 11 में से 9 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। कैसे आया 29,000, फिर से एक बार देखते हैं। 37,000 नेगेटिव आया, माइनस में आया, और 8,000 प्लस में आया। तो 37,000 में 8,000 घटाया तो 29,000 माइनस में नेगेटिव है। इसे क्या किया, फिर ये 51,600 से डिडक्ट किया, तो हमारा आ गया 22,600। ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन। इसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हम लोग कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या सारा आता है, तो एसेट का खरीदना, एसेट का बेचना, या एसेट से किसी तरह की होने वाली कमाई, ये सारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो टेंजिबल एसेट है अपने पास में, तो इसका डिफरेंस 64,000 से ये 82,000, 64,000 से 82,000 हो गया। और हाँ,
इसका कुछ एडजस्टमेंट भी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। कोई भी एसेट के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उस स्थिति में हमें उस एसेट का अकाउंट बना लेना चाहिए, जिससे कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो नहीं पता चल पा रहा है उस एसेट के रिगार्डिंग वो पता चल जाए। तो हम लोग पहले एसेट अकाउंट बनाते हैं। एसेट अकाउंट यहां पे बना लेते हैं, एसेट अकाउंट, ठीक है। क्या है एसेट अकाउंट में? जो ओपनिंग बैलेंस एसेट का उसे दिखाएंगे डेबिट में, टू बैलेंस बीडी। क्या ओपनिंग बैलेंस एसेट का? तो ये 64,000, इसे दिखा दिया यहां पे। और जो क्लोजिंग बैलेंस है 82,000 उसे दिखाएंगे क्रेडिट में, बाय बैलेंस सीडी 82,000, ये हो गया। और उस एसेट पे जो क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है 8,000 रुपए का, इसे दिखाएंगे यहां बाय डेप्रिसिएशन, कितना? 8,000, ठीक है। तो अब इसका करते हैं टोटल। जिस तरह का टोटल है उसे ही करेंगे, उसे ही दोनों तरफ लिखेंगे। तो टोटल जिस तरह का टोटल ज्यादा है तो टोटल इस तरफ पे ज्यादा है, कितना? 90,000, 82,000 प्लस 8,000, 90,000। उससे ही इस तरफ लिखा 90,000। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा यहां आएगा, वो क्या आएगा? परचेज ऑफ एसेट। तो टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ एसेट। अगर यही बैलेंस हमारा इस तरफ आता है तो क्या होता है? सेल ऑफ एसेट होता है। पर ये बैलेंस यहां आया तो ये एसेट परचेज किया हमने, कितने का? तो 90,000 64,000, इसके बीच का डिफरेंस 26,000, 26,000 का एसेट हमने परचेज किया, ठीक है। तो भाई एसेट परचेज किया तो क्या हुआ? कैश का आउटफ्लो हुआ। तो यहां पे लिखते हैं परचेज ऑफ एसेट 26,000, इसे घटाया जाएगा। और इसके अलावा एसेट में क्या है? तो गुडविल तो राइट ऑफ हुआ, उसका काम हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कर लिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जो 6,000 से बढ़कर हो गया 16,000, ये भी परचेज हुआ है। पहले 6,000 था, हो गया 16,000, तो 10,000 का और खरीदा है। तो ये भी कैश का आउटफ्लो ही है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना? 10,000। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, तो क्या बताया? एसेट का खरीदना, एसेट का बेचना और एसेट से होने वाला किसी तरह का इनकम, वो सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे भी यहां देते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना? तो 600 रुपया, ये खुला रहेगा, ये कैश का इनफ्लो है। एसेट परचेज किया 26,000 का, वो आउटफ्लो था कैश का। इन्वेस्टमेंट परचेज किया 10,000 का, वो कैश का आउटफ्लो था। पर इंटरेस्ट जो मिला इन्वेस्टमेंट पे, वो हमारा कैश का इनफ्लो है। तो भाई अब इससे क्या करते हैं? 26 10 36,000 आउटफ्लो हुआ, जबकि 600 रुपये इनफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो कुल मिलाकर आउटफ्लो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 35,400, 35,400। ये हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ, यानी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां लिख देते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हो गया। अब क्या है? ये इसे एसेट अकाउंट मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो का कैलकुलेशन हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो का कैलकुलेशन हो गया। अब फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये तीसरा हो रहा है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है भाई? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर का को इशू करना, शेयर का रिडेम्पशन करना, डिवेंचर इशू करना, डिवेंचर का रिडेम्पशन करना, या कोई लोन लेना, कोई लोन लौटा देना, ये सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके अलावा
अगर कोई किसी तरह का लोन है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, या डिवेंचर है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, या डिविडेंड पे कर रहा है, ये सारा भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले भाई इक्विटी शेयर, ये 60,000 से हो गया 70,000। ठीक है, तो 10,000 बढ़ गया। कैसे बढ़ा? तो नया शेयर इशू किया गया होगा, इससे कैश का इनफ्लो हुआ है। तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कितना? 10,000। 60,000 से 70,000 हो गया ना, तो 10,000। उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर था हमारा, पहले था 42,000 का, 42,000 का, अब हो गया 50,000 का, तो 8,000 का नया डिवेंचर इशू किया गया। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर कितना भाई? तो ये 42,000 से 50,000 मतलब 8,000, 8,000 का डिवेंचर इशू किया। ये भी कैश का इनफ्लो है। शेयर इशू किया, वो भी कैश का इनफ्लो हुआ, और डिवेंचर इशू किया, इससे भी पैसा आया, तो कैश का इनफ्लो हुआ। इसके अलावा और तो हाँ, ये जो डिवेंचर है इस पे इंटरेस्ट पे किया गया, तो इंटरेस्ट जो पे किया गया डिवेंचर पे, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये कैश का आउटफ्लो है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना? 4,200, ये कैश का आउटफ्लो है। इस तरह से कितना? 18,000 हमारा कैश का इनफ्लो हुआ है, जबकि 4,200 रुपया, 18,000 कैसे 10,000 और 8,000 18,000, और जब ये इनफ्लो हुआ है और 4,200 आउटफ्लो हुआ है, तो कितना निकला हमारा? 13,800, 13,800 कैश का इनफ्लो। कहां पे? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है? जब पॉजिटिव आंसर आ तो कैश का फ्लो हो रहा है, और जब नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो कैश यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव है तो कैश का फ्लो हुआ। अब क्या करेंगे? ये 22,600 है प्लस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का फ्लो, और ये 13,800 है प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 22 और 13, 35, यहां पे कर देते हैं 22,600 प्लस 13,800, इन दोनों को जोड़ लिया, ये दोनों कैश का इनफ्लो है, तो हो गया 400, 2 3 5 1 6 और 2 1 3, 36,400 कैश का इनफ्लो हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 22,600 कैश का इनफ्लो, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 13,800 रुपए कैश का इनफ्लो, दोनों मिलाकर 36,400, 36,400। जबकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश यूज हुआ है 35,400, तो उसे घटा दें अगर, तो 36,400 में हम 35,400 घटा दें तो कितना बचेगा? 1,000। ठीक है, तो ये आया हमारा 1,000। ये हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? ओपनिंग कैश और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ओपनिंग कैश हमारा कितना? 5,000, और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारा 20,000, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। एट ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कितना कैश है? 5,000, और मार्केटेबल सिक्योरिटी कितना है? 20,000, तो ये दोनों मिलाकर हो गया कितना? 25,000। इसे जोड़ दिया, तो इसको जोड़ने के बाद हमारा क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी का जो टोटल है उतना आ जाना चाहिए। तो क्लोजिंग कैश हमारा है 8,000 और मार्केटेबल सिक्योरिटी 18,000, तो 8,000 प्लस 18,000 26,000, 26,000, तो आ गया उतना 25 से 26,000। ठीक है,
तो ये अगर आ गया, बैलेंस हमारा मिल गया, मतलब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बना है। तो यहां पे लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।